ईरान के सदर ने कहा है कि 2015 के जौहरी मुआहदे के तहत अपने वादे तर्क करने के फैसले के बाद मुल्क की यूरेनियम की अफजूदगी की अब कोई हद नहीं रह गई है। ईरानी बैंकों के सरबराहान को खिताब करते हुए हसन रूहानी ने कहा कि आलमी ताकतों के साथ जौहरी मुआहदे से पहले की अफजूदगी से अब अफजूदगी ज्यादा की जा रही है। वाज़ेह है कि 3 जनवरी को फजाई हमले में अमरीकी सरकर्दा इनकलाबी गार्ड जनरल कासिम सुलेमानी के अमरीकी कत्ल के बाद ईरान इस मुआहिदे से दस्तबरदार हो गया था। که من خدمت شما هستم در زمینه انرژی اتمی ما هیچ گونه محدودیتی نداریم اصلا. ما امروز بیش از روزانه غنیسازی ما بیش از زمانی است که قبل از اینکه برجام امضا بکنیم. اگر مراقبت مداوم انجام نگیره بین جنگ و صلح یک گلوله فاصله است. इस बीच ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के खिलाफ आलमी अदालत से रुजू होने का ऐलान किया है। ईरान का मानना है कि कासिम सुलेमानी के खिलाफ अमेरिका की फौजी कार्रवाई दहशतगर्दी की कार्रवाई थी। ईरान ने अल-कुद्स फोर्स के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू करने का ऐलान किया है। ईरानी खबर रसा इदारे तस्नीम के मुताबिक ईरानी अदलिया के तर्जुमान गुलाम हुसैन इस्माइली ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के एयरपोर्ट के बाहर ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई दहशतगर्दी की कार्रवाई थी। गुलाम हुसैन इस्माइली का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के अहकामात देने का एतराफ कर चुके हैं, जो कि आलमी अदालत में पेश किया जाने वाला मजबूत सबूत हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप को ओहदे सदारत से फारिग होने के बाद ईरान भी तलब किया जा सकता है और ईरानी कानून के आर्टिकल 8 के मुताबिक उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी की जा सकती है। अदालती तर्जुमान ने यह भी कहा कि आलमी अदालत में केस तवालत इख्तियार कर सकता है, लेकिन ईरान इसे इख्तिताम तक पहुंचाएगा। याद रहे कि 3 जनवरी को अमेरिका ने बगदाद में मिसाइल हमला करके जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल कर दिया था, जिसके बाद से अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी उरूज पर है। ईरान ने भी अमरीकी फौजी कार्रवाई के जवाब में 8 जनवरी को इराक में अमेरिका के 2 फौजी अड्डों को निशाना बनाया था और 1 दर्जन से जायद बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे, तहम उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इराकी और अमरीकी अफवाज ने अपना मुश्तरका फौजी मिशन दोबारा शुरू कर दिया है। यह मिशन बगदाद एयरपोर्ट के करीब एक ड्रोन हमले के बाद रोक दिया गया था। इस हमले में आला ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए थे। इस हमले के बाद इराक में शदीद सियासी बेचैनी पैदा हो गई थी। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक इस मिशन की बहाली का मकसद दहशतगर्द ग्रुप दाइश के खिलाफ जारी कार्रवाइयों में तसलसल पैदा करना है। अमरीकी और इराकी फौज का यह मिशन जिन इलाकों में बहाल हुआ उनकी कोई तफसीलात नहीं बताई गई। बुध के रोज शुमाल मगरबी इराक के संजर जिले के सनोनी में हुए एक फजाई हमले में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से वाबस्ता यजीदी मिलिशिया के कम से कम 4 अरकान के हलाक होने की इत्तला है। बताया जाता है कि मुतासरा अफराद एक पिकअप ट्रक के अंदर थे जो एक मकान के अहाते में खड़ा था, जिसके बारे में समझा जाता है कि वो शिंगल मज़ाहमती यूनिट YBS के जरिए बेस के तौर पर इस्तेमाल हुए थे। मकामी इत्तलात के मुताबिक महलूकीन में मिलिशिया का रहनुमा जरदश्त और शिंगाली भी शामिल है। जंगज़दा शाम के शुमाल मशरक़ी सूबे इदलिब में हुकूमती अफवाज और बागियों के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। ताज़ा लड़ाई में दर्जनों अफराद अब तक हलाक हुए हैं। शाम की फौज और उसके इत्तेहादी रूस की फौज ने बागियों के कब्जे वाले सूबे इदलिब में फजाई हमले तेज कर दिए हैं। इदलिब में हुकूमती अफवाज को बागियों की शदीद मज़ाहमत का सामना है।
शाम के हालात पर निगाह रखने वाले अपोजिशन ग्रुप और इमदादी कारकुनों के मुताबिक इदलिब सूबे में शदीद लड़ाई में 35 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। बागियों और हुकूमती अफवाज के दरमियान लड़ाई जारी है। हुकूमती फौज इदलिब के अहम कस्बे मरातुन नौमान की जानिब पेश कदमी कर रही है। बुध को ही शामी जंगी तैयारों की बागियों के जेर कब्जे इलाके पर बमबारी में कम अज कम 19 अफराद मारे गए थे। बशारुल असद हुकूमत के जंगी तैयारों ने इदलिब शहर में सब्जी मंडी और सनती इलाके पर शदीद बमबारी की थी। इस हमले में 80 से जायद अफराद जख्मी भी हुए थे। इदलिब सूबे के इरीहा शहर में हुए हमले में कई दुकानें तबाह हो गई। सीरियन सिविल डिफेंस के मुताबिक कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिसकी वजह से हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस बमबारी में दमिश्क हुकूमत के 33 जंगी तैयारे शरीक थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अफगानिस्तान का रुख करेंगे, जहां के जुनूबी सूबे में हुए एक धमाके में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। यह धमाका शहर सफा में सड़क किनारे नस्ब बम के जरिए हुआ। बम की जद में आने वाली कार अफगानिस्तान की वजारत तवानाई की थी। ये लोग एक इंजीनियरिंग कंपनी के ईसी से वाबस्ता थे। महलूकीन में एक पाकिस्तानी शहरी भी शामिल है। ये अब तक की किसी भी तंजीम ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। شهر صفا او زابل مرکز کلات په منځ کې حادثه سره پیښه شوې ده چې په دې کې 15 نفر شهیدان دي، چې هغه سره یو د برېښنا انجینر او 4 تنه د نیټاکان کمپنۍ چې په هغه کې یو پاکستاني تابع انجینر صاحب هم دوی ټول شهیدان شوي. अफगान तालिबान ने अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए आर्जी जंगबंदी की पेशकश की है। तालिबान ने अमरीकी एलची बराए अफगान मुफाहमत जुल्म खलीलजाद को इस पेशकश से आगाह किया है, जिसके तहत तालिबान 7 से 10 रोज के लिए जंगबंदी पर आमादा हो गए हैं। तालिबान के आला ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि तालिबान के अंदर यह तासुर पाया जाता है कि जंगबंदी के बायस दोबारा लड़ाई के लिए तैयार होना मुश्किल होगा। इनका कहना था कि बाज जंगजुओं की राय थी कि जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने के बाद उसी जोशो जज्बे से मैदान जंग में जाना आसान नहीं होगा। इन जंगजुओं का इस्तदलाल है कि तालिबान की कार्रवाइयां ही हैं जिनकी वजह से अमेरिका मुज़ाकरात की मेज पर आने के लिए मजबूर हुआ। इस ज़िम्न में तालिबान ने कतर में एक दस्तावेज जुल्म खलीलजाद के हवाले की है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तालिबान का सियासी दफ्तर कायम है। माहिरीन तालिबान की इस नई पेशकश को अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए तालिबान की जानिब से खैर सगाली का पैगाम करार दे रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक सदर और रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत के सजाए मौत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। साबिक जनरल का कहना है कि इन्हें शफाफ ट्रायल का हक नहीं दिया गया। पाकिस्तान के साबिक फौजी सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने गुज़श्ता बरस दिसंबर में आयन चिकनी के मुकदमे में खुसूसी अदालत की तरफ से सुनाई गई सजा मौत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। परवेज मुशर्रफ की अपील 89 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें उन्होंने विफाक और खुसूसी अदालत को फरीक बनाया है। ये अपील उनके वकील सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। अपील में कहा गया कि खुसूसी अदालत ने आयन शिकनी के मुकदमे पर फैसला सुनाते हुए न तो मुल्जिम के वकील को सुना और न ही उन्हें शफाफ ट्रायल का मौका दिया गया। अपील में यह मौक़िफ़ भी अपनाया गया कि खुसूसी अदालत ने ज़ाब्ता फौजदारी के कवायद को सामने नहीं रखा और उनके मुवक्किल को उनकी अदम मौजूदगी में मौत की सजा सुनाई गई है, जो कि खिलाफ कानून है। लिहाजा खुसूसी अदालत के इस फैसले को कलादम करार दिया जाए। अपील में कहा गया कि खुसूसी अदालत का फैसला इस्लामी रियासत के बुनियादी उसूलों के भी खिलाफ है। अदालत में दायर दरख्वास्त में साबिक फौजी सदर का कहना है कि खुसूसी अदालत में जो कार्रवाई हुई वो हदफ बनाकर की गई थी। इमरजेंसी की आनत और सहूलतकारों को कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया गया था। सहूलतकारों को अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त को नजरअंदाज करके खुसूसी अदालत ने ट्रायल मुकम्मल किया। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि साबिक जनरल के खिलाफ मुबैना आईनी जुर्म की अदालती कार्रवाई गैर कानूनी तरीके से की गई। परवेज मुशर्रफ ने आर्मी में 43 साल ईमानदारी और सख्त लगन के साथ खिदमत अंजाम दी।
अदालती कार्रवाई के हवाले से दरख्वास्त में कहा गया कि परवेज मुशर्रफ की अदालत से गैर हाजिरी जानबूझकर नहीं थी, वो अदालत के बायस कार्रवाई में पेश न हो सके। परवेज मुशर्रफ जेल तोड़कर नहीं भागे थे। इसके अलावा परवेज मुशर्रफ की तरफ से एक मुतफर्रिक दरख्वास्त भी दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। संगीन गद्दारी केस की शिकायत दाखिल करने के लिए वफाकी हुकूमत की मंजूरी नहीं ली गई। ख्याल रहे कि खुसूसी अदालत ने गुज़श्ता साल दिसंबर में आइन शिकनी के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का हुक्म दिया था। वाज़ेह है कि गुज़श्ता हफ्ते लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने साबिक फौजी सदर के खिलाफ आइन शिकनी के मुकदमे की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत की तश्कील को गैर आइनी करार दिया है, जिसके बाद ये सवाल मौजूद है कि जब लाहौर हाई कोर्ट ने इस खुसूसी अदालत को गैर आइनी करार दिया है तो क्या इसकी सुनाई गई सजा भी उसके साथ खत्म नहीं हो गई? इस पर आइनी माहिरीन की आरा मुख्तलिफ है। कुछ आइनी माहिरीन का कहना है कि जब लाहौर हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत की तश्कील को ही गैर आइनी करार दिया है तो फिर इस अदालत के फैसले भी गैर कानूनी करार पाकर खत्म हो जाएंगे। ताहम कुछ कानूनी माहिरीन इससे इत्तेफाक नहीं करते। इन माहिरीन का कहना है कि चूंकि खुसूसी बेंच की तश्कील सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुई थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की एक मातहत अदालत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तश्कील करदा अदालत को कैसे खत्म कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई का 21 जनवरी से आगाज होगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप के मुआखजे का मुकदमा सीनेट में चलाने की करारदाद की मंजूरी दे दी है। खास रिपोर्ट देखिए। इस अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप के मुआखजे का मुकदमा सीनेट में चलाने की करारदाद की मंजूरी दे दी है। इस करारदाद की हिमायत 228 और मुखालिफत में 193 वोट डाले गए। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई के लिए ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर के दस्तखत शुदा आर्टिकल सेनेट को भिजवा दिए गए। ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने आर्टिकल्स पर दस्तखत करके सेनेट भिजवा दिए हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और कांग्रेस के राह में रुकावट डालने के इल्जामात आयद किए गए हैं। ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के मुआखजे के आर्टिकल्स पर दस्तखत करते वक्त इनके हमरा डेमोक्रेटिक पार्टी के वो अराकीन मौजूद थे जो कि सीनेट में सदर ट्रंप के खिलाफ इस्तिगासे का किरदार अदा करेंगे। गुज़श्ता माह ऐवान नुमाइंदगान, जहां हिज़्ब इख्तिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी की अक्सरियत है, ने सदर ट्रंप के मुआखजे की मंजूरी दे दी थी। अब रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत वाली सीनेट ने फैसला करना है कि इन्हें अपने ओहदे से हटाया जाएगा या नहीं। मुआखजे के आर्टिकल्स पर दस्तखत करने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नैन्सी पेलोसी ने कहा, आज हम तारीख रकम कर रहे हैं। ट्रंप पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और कांग्रेस के काम में रुकावट डाली। सदर ट्रंप इस इल्जाम से तरदीद करते हैं। इनका कहना है कि उन्होंने यूक्रेन के सरबराह पर गुज़श्ता साल 25 जुलाई को एक फोन कॉल के दौरान आइंदा इंतखाबात में अपने मुमकिना डेमोक्रेटिक हरीफ जो बाइडन के खिलाफ तफ्तीशात खोलने के लिए दबाव नहीं डाला। ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप तीसरे अमरीकी सदर हैं जिन्हें मुआखजे की कार्रवाई का सामना है। इससे कबल 2 अमरीकी सदूर एंड्रू जॉनसन और बिल क्लिंटन के खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई हुई, जबकि तीसरे सदर रिचर्ड निक्सन मुआखजे की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही मुस्ताफी हो गए थे। अमरीका की तारीख में किसी भी सदर को मुआखजे की कार्रवाई के नतीजे में ओहदा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया गया। सदर के मुआखजे के लिए जरूरी है कि 2/3 मेंबरान इसकी हिमायत में वोट डालें, जिसका इम्कान न होने के बराबर है, और इस तरह ये कार्रवाई वहीं रुक जाएगी। अमरीकी आइन के मुताबिक सदर को मुआखजे के जरिए ओहदे से इस सूरत में हटाया जा सकता है जब इन्हें बगावत, रिश्वत सतानी, किसी बड़े जुर्म या बदअमली की वजह से सजा देना दरकार हो। मुआखजे की कार्रवाई ऐवान नुमाइंदगान से शुरू होती है और इसकी मंजूरी के लिए सादा अक्सरियत दरकार होती है। इसका मुकदमा सीनेट में चलता है। यहाँ सदर को ओहदे से हटाने के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होती है और अमरीकी तारीख में ये संगे मील कभी उबूर नहीं हुआ। उधर व्हाइट हाउस ओहदेदार ने दावा किया है कि सीनेट में ट्रंप के मुआखजे की कार्रवाई का सारा मामला सिर्फ 2 हफ्तों में निमट जाएगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर को इल्जामात से बरी कर देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज़ 18 उर्दू। अमेरिका और चीन के दरमियान तकरीबन 2 बरस से जारी तिजारती जंग का बिलाखिर खात्मा हो गया। दोनों ममालिक ने नए तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिका और चीन ने 2 बरसों की रस्साकशी के बाद बिल आखिर नए तिजारती मुआहदे पर दस्तखत किए। वाशिंगटन में 15 जनवरी को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म ली ही ने मुआहदे पर दस्तखत किए। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती मुआहदे के बाद अमेरिकी और एशियाई मालियाती मंडियों में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। दुनिया की 2 बड़ी माशी ताकतों के दरमियान तय पाने वाले नए मुआहदे के तहत चीन अमेरिका से 2 बरस के दौरान $200 बिलियन से जायद की मसनूआत और सर्विसेज खरीदेगा, जिसके जवाब में अमेरिका चीन की मसनूआत पर आयद करदा टैक्सेस में नरमी करेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से तिजारती मुआहदे को अपनी तिजारती पॉलिसी और अमेरिका की इक़्तिसादी कामयाबी करार दिया। तिजारती मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब के दौरान अमेरिकी सदर ने कहा कि हम उन गलतियों को दुरुस्त कर रहे हैं जो माजी में की गई थी, ताकि मुस्तकबिल में माशी इंसाफ और अमेरिकी मजदूरों, किसानों और खानदानों के साथ इंसाफ किया जाए। ट्रंप ने इस डील को बेहद अहम करार देते हुए कहा कि अब दोनों मुल्कों के दरमियान शफाफ बुनियादों पर तिजारत फरोग पाएगी। चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने सदर शी जिनपिंग का बयान पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने तिजारती मुआहदे को सराहते हुए कहा था कि दोनों मुल्क मुज़ाकरात के जरिए दूरियां कम कर सकते हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि तिजारती मुआहदे का मरकजी नुक्ता यह है कि चीन अमेरिका से 2 बरस में कम अज कम $200 बिलियन की इजाफी मसनूआत और सर्विसेज खरीदेगा। इससे कबल 2017 में इसकी लागत $146 बिलियन थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इजरायली एडवोकेसी ग्रुप की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इजरायली हुक्काम ने मशरिकी यरूशलेम के फिलिस्तीनी इलाकों में मकानात को पिछले साल के मुकाबले में इस साल मकानात मुनहदिम करने की शरह ज्यादा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 की बनिस्बत 2019 में मकानात के मिसबार करने की शरह में 44% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2018 के बेहतर यूनिटों के मुकाबले 2019 में 104 हाउसिंग यूनिट मिसमार कर दी गई। We have documented demolitions of 104 housing units, and we have documented that only 7% of the housing units approved in master plans last year were for Palestinian neighborhoods, and also tracking the different mechanisms that Israel uses to carry out demolitions show how these have increased in the last year. रूस में हुक्मरान पार्टी मुत्तहिदा रूस ने अपने एक इजलास में नामजद मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म मिखाइल मिशोस्तिन के नाम की मंजूरी के बाद ऐवान ज़ेरी डूमा ने भी नए वज़ीर-ए-आज़म की नामजदगी को मंजूरी दे दी है। सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से दस्तूरी तरामीम मुतारिफ कराने की तजावीज़ के तनाजुर में कई बरसों तक वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले दिमित्री मेदवेदेव कल अपनी काबीना समेत मुस्ताफी हो गए थे। Законодательных ограничений, связанных с его назначением на должность заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации и совмещения этой позиции с позицией председателя политической партии не существует. Дмитрий Анатольевич Медведев остался председателем партии «Единая Россия». चीन का एक पुरस्कार वायरस जापान पहुंच गया है, जिसकी वजह से जापान में तशवीश पाई जा रही है। हुक्काम ने तस्दीक की है कि एक मरीज में वही पुरस्कार वायरस पाया गया जिसकी सबसे पहले तशखीस चीन में हुई थी। ये शख्स चीनी सूबे वुहान से 10 जनवरी को वापस जापान पहुंचा था। उसने वापसी के 4 दिन बाद अपने मुआलिज को बताया कि इसे मुसलसल बुखार था। आलमी इदारा सेहत इस वायरस के एक मरीज की थाईलैंड में तशखीस की तस्दीक भी कर चुका है। चीन से बाहर अब 2 मुल्कों में निमोनिया के कोरोना वायरस से मिलते जुलते इस नए वायरस की निशानदही हुई है। आलमी इदारा सेहत ने अपने एक बयान में वाज़ेह किया है कि इस वायरस पर रिसर्च और इसके खिलाफ मदाफ़ियत पैदा करने वाली वैक्सीन की तैयारी का सिलसिला
शुरू कर दिया गया है। 中国で発生しております新型コロナウイルスに関連し肺炎について昨日我が国で初めて武漢市への滞在歴のある方1名に関し新型コロナウイルスが陽性であることが確認をされました。これを受け政府で本日午前関係省庁連絡会議を開催しました。現時点で持続的な人から人への感染は確認されておりませんが、厚生労働省を中心に国際的な情報収集や検疫の着実な実施、関連性が疑われる患者が確認された場合の検査などについて引き続き万全の体制で行っていく。मशरक़ी ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश से करीबी जंगलात में लगी आग की शिद्दत में कमी हुई है। रियासत न्यू साउथ वेल्स की फायर सर्विस के मुताबिक आग से मुतासरा कई मकामात पर जोरदार बारिश से आग की शिद्दत में वाज़ेह कमी हुई है। जिन इलाकों में बारिश हुई वहां 30 से जायद मकामात पर शोले बेकाबू थे। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई की है। इस जंगलाती आग से अब तक 28 अफराद हलाक हो चुके हैं और मुल्की मईशत को अरबों डॉलर्स का नुकसान भी। यह जंगलाती आग गुज़िश्ता बरस सितंबर में शुरू हुई थी। इसके मुसलसल जारी रहने की बड़ी वजह शदीद गर्मी और बहुत खुश्क मौसम था। हांगकांग के लीडर कैरी लिम का कहना है कि यहां एक मुल्क दो सिस्टम अभी बरकरार रहेगा। उन्होंने कहा कि शहरियों को चाहिए कि आजादी से इस्तेफादा करें क्योंकि इस शहर को आजादी एक फ्रेमवर्क के तहत हासिल है। कैरी लिम ने कहा कि चीन 2047 की डेडलाइन के बाद भी हांगकांग से मुंसलिक रह सकता है। लिम ने जोर दिया कि ये निजाम हांगकांग के मफाद में है। 只要我哋堅持一國兩制嘅方針，深入去推進一國兩制嘅實踐，而且係要有充分嘅理解同埋貫徹呢個一國兩制嘅方針，係符合香港居民嘅利益，就有足夠嘅理由相信一國兩制係會行穩致遠，2047年之後呢係唔會改變嘅。喺呢個理解同埋貫徹一國兩制嘅方針，我哋必須要維護一國之本，然後係尊重兩制嘅差異。唯有係堅守呢個一國嘅原則，一國兩制先至有機會可以喺我頭先講嘅行穩致遠之下呢係繼續前進。मुंबई में 18 और 19 जनवरी को 2 रोजा कोंकण मेले का इनेकाद किया जा रहा है। इस मेले में कोंकणी तहजीब व सकाफत पेश करने के साथ ही आलमी कोंकण डे का भी एहतमाम अमल में आएगा। मेले में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बसने वाले कोंकणी कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म फराहम करने की कोशिश की जा रही है। 2 रोजा कोंकण मेले का इनेकाद मुंबई के नागपाड़ा में वाक़े साबू सिद्दीक कॉलेज में किया जाएगा। इसी सिलसिले में हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने कोंकण मेले के सरपरस्त से बातचीत की। आप ये खास बातचीत देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। आदाब। मुंबई में 18 और 19 जनवरी को कोंकण मेला होने वाला है। कोंकण जो है वो महाराष्ट्र के मगरबी साहिल में वाक़ एक बहुत ही अहम इलाका है और यहाँ की तहजीब, यहाँ की सकाफत जो है बहुत ही मुख्तलिफ है। ये इलाका जो है वो बहुत ही ज़रखेज़ है तहजीबी लिहाज से भी और आवामी खिदमत के लिहाज से भी। कोंकण के लोग जो है वो कोंकण से निकलकर दुनिया भर में फैले हुए हैं और उन्होंने जो है वो दुनिया में मुंबई में, महाराष्ट्र में और मुख्तलिफ इलाकों में जो है मुसलमानों की खिदमत की है। कोंकण मेला किस तरह होगा, उसके खदोखाल क्या होंगे, उसकी चीज़ें के लवाजमात क्या होंगे, इसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर खलील मुकद्दम साहब। हम इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत ही खुशामदीद कहते हैं हम आपको। एक बात ये बताइए कि कोंकण मेला जो होने वाला है इसका मकसद क्या है और कोंकणी कम्युनिटी जो है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर फैली हुई है, तो किस तरह से लोग आएंगे, जमा होंगे, बातें होंगी, तफसील से बताइए और उसकी जो अहम मालूमात है वो दीजिए। ये 18-19 जनवरी को ये कोंकण मेला हो रहा है साबू सिद्दीक में। इसका अहम मकसद ये है कि हम सारे कोंकण के लोग जो पूरे दुनिया में फैले हुए, जैसे आपने मोइन भाई ने जिस तरह कहा है, वो उनको एक मौका मिलेगा कि हम एक साथ सब मिले और जैसे
آپ کو بھی پتا ہوگا کہ کوکن کے لوگ ہیں, انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت ہی کافی مشقت محنت کی ہے, اور اس کے بعد ہی کئی پروفیشنل کورسز ہوئے, کئی ڈاکٹر بنے, کئی وکیل بنے, کئی تاجر بنے, اور وہ سبھی یہاں سب ملیں گے اور اپنا تبادلہ خیال کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کوکن کی تہذیب ہے, کوکن کے پکوان ہے, کوکن کے جو ایون کوکن کی میوزک بھی الگ ہے, اور اس طرح سارے جو کوکن کے ساتھ جو چیزیں جوائنٹ کی ہوئی ہے کوکن کے ساتھ جو ہے, وہ ساری کی ساری یہاں دیکھنے ملے گی. اور یہاں ہر ایک کو یعنی ایک طرح کا ایک موقع ملے گا, صرف کوکن کے لوگوں کو نہیں, سبھی لوگوں کو, کہ یہ کوکن جو کمیونٹی ہے وہ کس طرح اپنے محنت سے آگے گئے ہوئے ہیں, اور صرف وہ اپنے لیے ہی نہیں کر رہے ہیں, وہ ساری قوم کے لیے بہت ہی اچھے قدم اٹھائے ہیں انہوں نے, ایجوکیشنل, میڈیکل, اور یہ ساری چیزیں ہم وہاں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ سارے لوگ, ساری قوم ہماری اس سے سبق سیکھے, اور اس طرح کے کام ہر مختلف قوم میں یہ اور مختلف علاقے میں اپنے ہندوستان میں یہ کام اور اس سے زیادہ اچھی طرح سے ہوتے رہے. اچھا, جو لوگ اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں ان سے آپ کی کیا درخواست ہے, ان سے آپ کا کیا پیغام ہے, یہ بتا دیجیے. ہم چاہیں گے کہ یہ ایک بہت اچھا موقع ملا ہے, اس طرح کا موقع کبھی نہیں ملا کہ سارے اتنے کوکنی جو ہیں ایک ہی جگہ پر ملیں گے, اور یہاں سارے لوگ اپنا کام بازو میں رکھے ایک قوم کے خاطر ایک ہو کر یہاں آ کر سبھی جمع ہوں گے. اس لیے اپنا یہ یہاں میری ایک درخواست ہے آپ سبوں سے کہ آپ جس طرح آپ نے محنت کی اور آپ لوگوں کو جس طرح کامیابی ملی ہے وہ آپ شیئر کیجئے اپنے سارے بھائیوں بہنوں کے ساتھ, تاکہ ہمارے جن بھائیوں بہنوں کو بھی اور آنے والے جنریشن کو بھی اس کا فائدہ پہنچے, اور وہ بہت ہی ایزی طرح سے اپنی کامیابی حاصل کریں. ڈاکٹر خلیل مقدم جو ہے وہ ممبئی میں کئی ٹرسٹ کے ذمہ دار ہیں اور خود ڈاکٹر ہیں, طبی خدمات انجام دیتے ہیں. انہی کی طرح جو ہے وہ کوکنی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے, کوکنی سماج سے تعلق رکھنے والے کئی ڈاکٹر ہیں, فضلاء ہیں, وکلاء ہیں, جو اپنی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے خدمات انجام دیتے ہیں. یہ کمیونٹی پورے ورلڈ میں پھیلی ہوئی ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ مطلب اس کوکن میلے کے ذریعے آنے والی جنریشن کو کیا پیغام ملتا ہے اور وہ کیا سبق سیکھ پاتے ہیں. کیمرہ پرسن شروز جلال کے ساتھ محی الدین, نیوز 18 ممبئی. بڑھتے پولیوشن اور بدلتے موسم کے